गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर अल्टरनेटर। ये आपका जो पेपर है किस ब्रांच को पढ़ना है और कौन सा सेमेस्टर में। तो ये पेपर जो पढ़ना है वो आपका सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है। सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है। तो सेकेंड सेमेस्टर ब्रांच क्या है, डबल ई और इसी ब्रांच वाले को पढ़ना है। डबल ई और ट्रिपल ई ब्रांच वाले को ये पेपर पढ़ना होता है बच्चों। ओके, तो पेपर का नाम क्या है, ट्रांसफार्मर एंड अल्टरनेटर। ओके, तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर एंड अल्टरनेटर। और ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो पेपर है ये मतलब ब्रांच वाले बच्चे को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पेपर हो जाता है, क्योंकि ये कोर पेपर में आता है। ओके, तो ये सेकेंड सेम में ही पढ़ने के लिए बोला गया है, ट्रांसफार्मर एंड अल्टरनेटर। ठीक है, तो हम लोग सिलेबस को डिस्कस करते हुए जाएंगे। आज ये सिलेबस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सिलेबस को बच्चों पहले। ठीक है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द सिलेबस हियर। तो ये मैग्नेटिक सर्किट है। ठीक है, ये मैग्नेटिक सर्किट कहलाता है। दिस इज़ द एमएमएफ। एमएमएफ मतलब होता है मैग्नेटो मोटिव फोर्स। एमएमएफ क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट के पार्ट में आपको ये मैग्नेटिक पार्ट में एमएमएफ क्या होता है, दिस इज़ कॉल्ड मैग्नेटो मोटिव फोर्स होता है। ठीक है, एमएमएफ क्या होता है, तो एमएमएफ एन आई होता है, एन इंटू आई होता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ सिलेबस का, इसलिए मैंने बता दिया। एमएमएफ का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटो मोटिव फोर्स। फिर यहाँ पे रिलक्टेंस का टर्म है। तो रिलक्टेंस क्या होता है, तो रिलक्टेंस जो फ्लक्स का क्या करते हैं, अपोज करता है। मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स का अपोज करने के लिए क्या होता है, रिलक्टेंस होता है। इसका यूनिट क्या होता है, तो फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है। ठीक है, तो इसका यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो रिवर्स केस होगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ओके, रिलेटिव परमिएबिलिटी, जैसे एक टर्म आएगा म्यू नॉट, एक टर्म आएगा ई आर। ओके, रिलेटिव परमिटिविटी, फिर एक एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ओके, फिर उसका यूनिट क्या होता है वो जानेंगे हम लोग। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन फ्लक्स एमएमएफ एंड रिलक्टेंस के बीच क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो फ्लक्स, एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, रिलक्टेंस, इस सब के बीच रिलेशन क्या होता है। तो रिलक्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो हम लोग डिस्कस जब करेंगे तो होगा। और एमएमएफ यहाँ पे हो जाता है इस जगह पे। तो रिलक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, एमएमएफ बाय फ्लक्स बोल सकते हैं। रिलक्टेंस इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, एमएमएफ बाय मैग्नेटोमोटिव फोर्स बाय फ्लक्स। फाई क्या है यहाँ पे, फ्लक्स है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, उसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करना है बच्चों। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो दैट इज़ द न्यूमेरिकल पोर्शन हियर। ओके ओके, दैट इज़ द न्यूमेरिकल पोर्शन। आफ्टर डैट जो आगे का सिलेबस है वो क्या है, एसी फंडामेंटल है। आगे का टॉपिक जो है दैट इज़ कॉल्ड एसी फंडामेंटल। तो व्हाट इज़ द एसी फंडामेंटल टर्म्स। ठीक है, तो एसी फंडामेंटल में क्या पढ़ना है, अल्टरनेटिंग करंट का फंडामेंटल टर्म्स। कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, मतलब एक्सी क्या है, व्हाट इज़ द एक्सी वैल्यू, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, ये एक्सएल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस को दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सएल। एंड इम्पीडेंस क्या होता है, दैट इज़ द जेड, जेड इज कॉल्ड इम्पीडेंस। करंट क्या है, करंट को आई से इंडिकेट करते हैं। पावर क्या है, दिस इज द रिप्रेजेंटेड बाय पी। एंड प्योर रजिस्टिव सर्किट, दैट इज़ द प्योर रजिस्टर, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट। मतलब ये देर आर थ्री टर्म्स, रजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट एंड कैपेसिटिव सर्किट। तो तीनों में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू क्या क्या होगा। तो इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। रजिस्टेंस अगर कनेक्टेड होगा तो क्या होगा, इंडक्टेंस कनेक्टेड होगा तो क्या होगा, करंट कनेक्टेड होगा तो क्या होगा, वोल्टेज का इक्वेशन या करंट का इक्वेशन। ठीक है, कैपेसिटिव करंट ये एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/ओमेगा c होता है। और एक्सएल जो होता है ये ओमेगा एल होता है। तो ये हम जस्ट फार्मूला अभी डिस्कस कर दिए। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में है, एल इज द इंडक्टेंस। ओके, यहाँ रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस यहाँ डायरेक्टली पोर्शन हो रहा है। ओके, आफ्टर डैट एसी फंडामेंटल का सिलेबस हम देखने के बाद हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसी फंडामेंटल के सिलेबस को। और क्या देखेंगे हम लोग, तो तीसरा पॉइंट हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हाट आर द टर्म्स इन द थर्ड केस। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज द करेंट, व्हाट इज द करेंट, व्हाट इज द पावर, व्हाट इज द पावर फैक्टर। ओके, करंट क्या होता है, आई, आई से रिप्रेजेंट, दिस रिप्रेजेंटेड बाई
एंड पावर रिप्रेजेंटेड बाय P एंड पावर फैक्टर रिप्रेजेंटेड बाय cos phi, ठीक है। तो जस्ट मैं सिलेबस का ओवरव्यू दे रहा हूँ बच्चों, ओके। आफ्टर डैट यही सब क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो दिस इज़ द फंडामेंटल, ओके। तो फंडामेंटल पहले आपको सिलेबस में डिस्कस करना है। आफ्टर डैट थोड़ा थोड़ा करके हम लोग न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, ओके। अब जैसे पावर फैक्टर ऑफ किसका निकालना है, तो करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, पावर निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है, किस सर्किट का, तो RL सर्किट। कौन सा सर्किट है, RL सर्किट में क्या होता है, वेयर द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इज कनेक्टेड देयर। RC सर्किट क्या होता है, वेयर द रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड। एंड इन RLC सीरीज सर्किट क्या होता है कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म, ओके। एंड पैरेलल, देयर आर टू केसेस, वन इज द सीरीज एंड अनदर इज द पैरेलल, ओके। देयर आर टू टर्म्स सर्किट्स, हम लोग सीरीज में भी देखेंगे, सीरीज केस में भी देखेंगे। जैसे सपोज डैट ये R है और ये क्या है, दिस इज द इंडक्टेंस L है। तो इन द केस ऑफ सीरीज व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ current, power and power factor, and in parallel circuit what are the value of current, power and power factor, and applications of resonance, very important term, resonance is very important term। in condition क्या होता है, XL equal to XC होता है, ठीक है, रेजोनेंस के टर्म में। तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जस्ट अब ये ओवरव्यू में दे रहा हूँ बच्चों आपको, ठीक है। आफ्टर डेट सिलेबस को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो सिलेबस का ओवरव्यू पहले देख लीजिए ताकि आसानी हो जाएगा समझने में, ओके। आफ्टर डेट आपका जो बच्चों पढ़ना है, व्हाट इज़ द टर्म देयर, दैट इज़ द ट्रांसफार्मर, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर दिस इज़ द बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये होता है बेसिक्स, इसके बारे में क्या है। जैसे ट्रांसफार्मर क्या है, स्टैटिक डिवाइस होता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्शन करता है फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट करता है। लेकिन कन्वर्सन तो करता है, लेकिन कैसे कन्वर्सन करता है, एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे करता है। किस फ्रीक्वेंसी पे करता है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। इंडिया का जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। कितना है, इंडिया का कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ओके। फिर वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ट्रांसफार्मर का वर्किंग ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन पार्ट, व्हाट इज़ द ऑपरेशन, मतलब वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, दोनों पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। आफ्टर डैट क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है, तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन बेस्ड बोला गया है। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फेजेज, एक तो कंस्ट्रक्शन के बेस्ड में क्या है, जैसे मान लीजिए आपका कोर टाइप होता है, सेल टाइप होता है। नंबर ऑफ फेज के आधार पे क्या है, तो सिंगल फेज है, 3 फेज है। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, देखिए यहाँ पे लिख दिया इसने, सेल टाइप एंड कोर टाइप, ओके। ये कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन इसका कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, जैसे कोर टाइप हम लोग हाई वोल्टेज के लिए, कोर जो होता है हाई वोल्टेज के लिए यूटिलाइज किया जाता है, और सेल टाइप जो होता है वो लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। आफ्टर डैट व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स देयर, ठीक है। तो अनदर जो टर्म है वो क्या है, दैट इज़ द मेन, ट्रांसफार्मर का मेन पार्ट्स क्या होता है, ओके। ट्रांसफार्मर का मेन पार्ट्स क्या होता है, ओके। तो हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ द ट्रांसफार्मर, ओके। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, टैंक होता है, कोर होता है, वाइंडिंग होता है। टैंक होता है, कोर, वाइंडिंग। इंसुलेशन में क्या होता है, ऑयल का इंसुलेशन, पेपर का इंसुलेशन करते हैं। इसका बुशिंग्स होता है, जैसे हाई टेंशन, लो टेंशन, ठीक है। एंटी होता है, कंजर्वेटर होता है, ये ट्रांसफार्मर के सबसे ऊपर में दूसरे गोल जैसा जो दिखता है बच्चों, ये आपका कंजर्वेटर टैंक इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर OLTC होता है, नो लोड कंडीशन में क्या होगा, ऑफ लोड टैप चेंजर्स होता है, ठीक है। ब्रीदर होता है, जैसे एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर है इसको एब्जॉर्ब करने के लिए ब्रीदर लगाया जाता है, ठीक है। ये सब फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। एक सिंपल सा समझिए कि ये फिगर है आपका, इसमें ये कंजर्वेटर टैंक को इंडिकेट कर रहा है, ये ट्रांसफार्मर टैंक है, ओके, यहाँ पे, और इसके अंदर कोर लगा हुआ है, ओके। यहाँ पे ब्रीदर का पोर्शन रहता है, दैट इज़ द पोर्शन। मैं डिटेल में बताऊंगा जब सिलेबस को पूरा डिस्कस करूंगा यूनिट वाइज, ठीक है। सेफ्टी डिवाइसेस क्या है, प्रेशर रिलीफ क्या है, डिवाइस क्या है। बुक होल्ड रिले इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर, बिकॉज बुक होल्ड रिले यू यूज टू सेंस ऑल टाइप्स ऑफ इंटरनल फॉल्ट। इट यूजेज ऑल टाइप्स ऑफ इंटरनल फॉल्ट को सेंस करता है, ऑल टाइप्स ऑफ इंटरनल फॉल्ट सेंसेस, ओनली इंटरनल फॉल्ट। बुक होल्ड रिले यूज टू सेल्स, Buchholz relay used to find, or Buchholz relay used to sense all types of only internal fault in the transformer, okay। तो इंटरनल फॉल्ट ट्रांसफार्मर में सेंस करने के लिए Buchholz relay का ज़रूरत होता है, ठीक है। फिर इंस्ट्रूमेंट में क्या है,
तो ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर है, ट्रांसमीटर क्या है, वाइंडिंग क्या है, टेम्परेचर इंडिकेटर क्या है, फिर कंजर्वेटर ऑयल क्या है, ट्रांसमीटर क्या है, तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे आगे की ओर जब जाते हैं तो क्या देखते हैं सिलेबस में आपको क्या डिस्कस करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफार्मर तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, ड्राइव द ईएमएफ इक्वेशन, वेरी वेरी, ये तो एग्जाम में आता ही आता है। ड्राइव द ईएमएफ इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो ईएमएफ इक्वेशन ट्रांसफार्मर का क्या होता है, 4.44 phi m, दिस इज द एफ एन, ठीक है, where f is the frequency, n is the number of turns, and phi is the flux, that is, and the unit is the Weber here. Okay, E is the induced EMF. What is the transformation ratio? तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हम लोग देखते हैं, दैट इज द E1 by E2 इक्वल टू V1 by V2 इक्वल टू N1 by N2 इक्वल टू I2 by I1 होता है। और ये किसके बराबर होता है, K। तो K ही यहाँ पे क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। के यहाँ पे क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है बच्चों। ओके, तो दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, नो लोड पे हम लोग देखना है क्या होता है इसका फेजर डायग्राम, विद वेक्टर डायग्राम बोला गया है, फेजर डायग्राम को इंडिकेट करना है अकॉर्डिंग टू नो लोड, फेजर डायग्राम क्या होता है। दूसरा क्या है, व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन लोड। ऑन लोड कहने मतलब लोड, जैसे लोड ट्रांसफार्मर के ऊपर दे रहे हैं तो उस समय फेजर डायग्राम उसका क्या होगा, या वेक्टर डायग्राम क्या होगा। फिर क्या है, ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम भी ट्रांसफार्मर होता है, रेफर्ड वैल्यू जो हम लोग चेक करते हैं कि प्राइमरी टू सेकेंडरी रेफर्ड होता है, जैसे एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होता है, अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होता है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स, तो हम लोग देखते हैं लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, मतलब पूरा आपको ट्रांसफार्मर का डिटेल में डिस्कशन करना है यहाँ पे, ठीक है। पूरा मतलब आपको मतलब स्मॉल टर्म्स में नहीं फॉलो करना है, पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो लॉसेस इन ट्रांसफार्मर जो होता है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारा टर्म दिया हुआ है, तो मैं इसको जैसे वेरियस लॉसेस इन ट्रांसफार्मर क्या है, तो लॉसेस की बात अगर करें तो लॉसेस जो होता है ये दो टाइप का होता है। एक आयरन लॉस होता है, यानी कॉपर लॉस इसको बोलते हैं, और पीसी भी बोलते हैं कॉपर लॉस को, सॉरी आयरन लॉस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोर लॉस भी बोलते हैं, पीसी कोर लॉस, पीआई क्या है, आयरन लॉस, और PCU जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड, दैट इज द कॉपर लॉस। ओके, तो आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस हम लोग क्या करते हैं, लॉसेस में फाइंड आउट करते हैं, और इस लॉस को मेजर करने के लिए भी होगा यहाँ पे ओपन सर्किट टेस्ट। जैसे आयरन लॉस मेजर करना है वाटमीटर की हेल्प से, तो हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, और कॉपर लॉस को मेजर करना है तो हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर अगर आयरन लॉस होता है बच्चों, तो उससे हम लोग ओपन सर्किट के हेल्प से आयरन लॉस को मेजर कर लेते हैं, और शॉर्ट सर्किट के हेल्प से हम लोग कॉपर लॉस को मेजर करते हैं, ठीक है। तो वेरियस लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, तो मैंने ये देखा, और इसको भी अगर क्लासीफाई करते हो तो देर आर टू पार्ट्स, वन इज द हिस्टैरिसीस लॉस एंड अनदर इज द एडी करंट लॉस, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय PH एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय P। ओके, हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस। राइट एन इक्वेशन फॉर वोल्टेज रेगुलेशन एंड इफिशिएंसी। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है ये हम लोग जानेंगे, इसका इफिशिएंसी क्या होता है ये जानेंगे। तो ट्रांसफार्मर का इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू ऑल मशीन्स। ओके, व्हाट इज द ऑल डे एफिशिएंसी, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन क्या हो सकता है, जब आयरन लॉस जो होता है वो कॉपर लॉस के बराबर होगा, तो दैट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन, तो ये भी हम लोग देखेंगे। फिर ये प्री डिटरमाइन द रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बाय कंडक्टिंग ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेसेसिटी एंड कंडीशंस फॉर पैरेलल ऑपरेशन, ठीक है। नेसेसिटी एंड कंडीशंस फॉर पैरेलल ऑपरेशन क्यों करते हैं, जैसे मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है तो अनदर ट्रांसफार्मर उसमें वर्क करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और भी बहुत सारा कंडीशन है, व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, से वोल्टेज रेशियो, टर्न्स रेशियो, ठीक है। तो सारा कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर नेसेसिटी एंड कंडीशंस फॉर पैरेलल ऑपरेशन हो गया ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए, विद देयर लोड शेयरिंग। अकॉर्डिंग टू लोड शेयरिंग मतलब वही हुआ, जैसे लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक एरिया में दे रहे हैं फिर दूसरे एरिया में दे रहे हैं, तो कैसे लोड का शेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, आफ्टर दैट अनदर टर्म इज द फिर आ गया नेक्स्ट टॉपिक इज द जनरेशन। जनरेशन ऑफ थ्री फेज वोल्टेज कैसे करते हैं, मतलब जनरेशन ऑफ थ्री फेज वोल्टेज फेज सीक्वेंस क्या होता है, जैसे RYB है तो दैट इज अ फेज सीक्वेंस, रेड येलो ब्लू,
star and delta, that is the star and this is the delta. What is the star diagram? This is the star diagram. Okay, here neutral is connected, but in the case of delta there is no any neutral case. Okay, connection of three phase relation between line voltage and phase voltage in three phase star, relation between line voltage and phase voltage in three phase delta सिस्टम, इक्वेशन फॉर थ्री फेज पावर. ठीक है, ये हम लोग करेंगे. फिर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर डिस्कस करेंगे. इसमें कनेक्शन टाइप है आपका, एक स्टार डेल्टा होता है, फिर डेल्टा स्टार होता है, स्टार स्टार होता है, डेल्टा डेल्टा होता है, ओपन डेल्टा है, फिर स्क्वाड कनेक्शन. ठीक है, स्क्वाड कनेक्शन इज टू कन्वर्शन फ्रॉम, जैसे मान लीजिए टू फेज से थ्री फेज चेंज करना है या थ्री फेज से टू फेज चेंज करना है, तो हम लोग देखेंगे इसमें. ओके, आफ्टर दैट another topic is the here. What is another topic? Okay, what is the another topic? That is the vector diagram. Okay, vector group में क्या है, तो brief introduction of vector grouping, type of vector group. y जीरो कनेक्शन क्या है, dd जीरो कनेक्शन क्या है, yd1 क्या है, dy1 क्या है, yd6 क्या है, dy6 क्या है, yd11 क्या है, dy11 क्या है. प्रॉब्लम्स ऑन थ्री फेज स्टार एंड डेल्टा सर्किट क्या होता है. ठीक है, स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर के लिए क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ करंट ट्रांसफार्मर क्या है. तो जैसे सीटी क्या होता है, पीटी क्या होता है. सीटी इज द करंट ट्रांसफार्मर, पीटी इज द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, आफ्टर दैट सिलेबस इज द हियर. व्हाट इज द सिलेबस? दैट इज द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर. ओके, ये हम लोग देखेंगे. पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर दोनों का हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, कैसे ये वर्क करता है. तो अनदर पार्ट इज़ द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ पल्स टोरॉइडल आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स सेम हो जाता है, 1:1 रेशियो होता है, उसी को आइसोलेशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं. 1:1 रेशियो होता है. एंड ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, दिस इज द सिंगल फेज, मतलब इसमें क्या होता है, वन वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है. दिस इज द वन वाइंडिंग, एक ही वाइंडिंग होता है. एंड इट इज़ यूज इन द लेबोरेटरी पर्पस. जब आप लैब में जाओगे तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं वेरिएक के तौर पे वोल्टेज को रेगुलेट कराने के लिए. ओके, स्टडी कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सिलेक्शन क्या है, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस क्या है ट्रांसफार्मर का, वो भी देखेंगे. फिर स्टडी ऑफ IS 1180, IS 2026 स्टैंडर्ड्स. ठीक है, इसका स्कोप क्या है, लिस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर कवर्ड एंड नॉट कवर्ड बाय IS 1180. ठीक है, लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ IS. तो हम लोग स्टैंडर्ड जो भी है वो हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में. ठीक है, तो यहाँ पूरा डिटेल में सिलेबस आपको दिया गया है. पहले सिलेबस नहीं होता था, ये थोड़ा डिटेल सिलेबस दिया गया है. ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं आगे की ओर. द टेस्टिंग ऑफ ट्रबल शूटिंग ऑफ गिवन ट्रांसफार्मर. टेस्टिंग करना है ट्रांसफार्मर का, कौन कौन सा मेथड है ना. टेस्टिंग ऑफ ट्रबल शूटिंग ऑफ गिवन टू ट्रांसफार्मर. इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग करना है, ट्रांसफार्मर को कैसे करते हैं, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ ट्रांसफार्मर कैसे करते हैं. वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ DC जनरेटर. देखिए, ट्रांसफार्मर के बाद क्या पढ़ना है, DC जनरेटर पढ़ना है. ठीक है, दैट इज द DC जनरेटर पार्ट. एंड अल्टरनेटर ऑल्सो पार्ट देयर, दैट इज द सिंक्रोनस मशीन इन टर्म्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन. वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है. ठीक है, सैलिएंट पोल, देयर आर टू टाइप्स, सैलिएंट पोल रोटर, नॉन सैलिएंट पोल रोटर. ठीक है, ओके, ये हम लोग डिस्कस करेंगे. फिर फुल पिच क्या है, व्हाट इज द फुल पिच कंडीशन. फुल पिच क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग. ठीक है, फ्रैक्शनल पिच आर्मेचर वाइंडिंग क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है फुल पिच, फ्रैक्शनल पिच आर्मेचर वाइंडिंग क्या है. ठीक है, रिलेशन बिटवीन P/F के बीच क्या है, जैसे NS इक्वल टू क्या होता है, 120 F/P होता है. तो यहाँ पे रिलेशन हो गया फ्रीक्वेंसी, पोल और स्पीड के बीच में. ड्राइव द EMF इक्वेशन क्या होता है, तो हम लोग बताएंगे, अभी बता देते हैं जस्ट ऐसे, और अभी पढ़ना है आपको. 4.44 KC KD Phi F TP होता है. ठीक है, टर्न्स, TP इज द टर्न्स पर फेज, F इज द फ्रीक्वेंसी एंड KD इज द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, KC इज द कॉइल स्पैन फैक्टर. ओके, इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आपको. ठीक है, फिर आर्मेचर रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. अल्टरनेटर का आर्मेचर रिएक्शन क्या है, इसका स्केच करेंगे. इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर ऑफ लोड ऑन आर्मेचर रिएक्शंस. ओके, आफ्टर डैट हम लोग क्या देखेंगे, व्हाट आर द टर्म्स. आर्मेचर रिएक्शन ऑन टर्मिनल वोल्टेज, प्रोसीड्योर फॉर कंडक्टिंग ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट, टेस्ट ऑन अल्टरनेटर, टेस्ट करते हैं हम लोग. ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, लीकेज रिएक्टेंस क्या होता है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या होता है, कैलकुलेट द सिंक्रोनस इम्पीडेंस, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट रिजल्ट,
इक्वेशन फॉर द नो लोड टर्मिनल, वोल्टेज डिफरेंट पावर फैक्टर्स, वोल्टेज रेगुलेशन, डिफिनेशन एंड मेथड्स। मतलब डिफरेंट मेथड्स होता है, जैसे एमएमएम मेथड होता है, एम्पियर टर्न मेथड होता है, तो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके ओके, अब आगे की अपोजिट करते हैं। आगे की अपोजिट करते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को, देखो। तो दिस इज द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन, static excitation system, effect of unequal voltage on load sharing, effect of change in excitation and prime mover, input power and distribution of load। hunting क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म hunting एंड इट्स प्रिवेंशन। इसका hunting से बचने के लिए अल्टरनेटर में जो अकर्स होता है उससे हम क्या करेंगे फिर, ठीक है, फ्लाई व्हील या जो भी यूज करते हैं हम लोग देखेंगे, डैम्पर वाइंडिंग यूज करेंगे। नेसेसिटी ऑफ कूलिंग इन अल्टरनेटर्स, अब अल्टरनेटर को ठंडा भी करना पड़ेगा तो उसके लिए अरेंजमेंट करते हैं, तो उसका नाम भी दे दिया कूलिंग है, हाइड्रोजन कूलिंग पढ़ना है आपको। हाइड्रोजन कूलिंग की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटर को ठंडा करके रखते हैं, दैट इज द कूलिंग प्रोसेस ऑफ अल्टरनेटर। आफ्टर दैट व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स ऑफ योर सिलेबस, तो दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर। हम लोग मेंटेनेंस करेंगे ट्रांसफार्मर का, कैसे ट्रांसफार्मर को सही से रखते हैं, मेंटेनेंस कैसे, इसका मतलब इसको कैसे अरेंज करेंगे ताकि ट्रांसफार्मर मेरा कंटिन्यू वर्क करता रहे। इंस्टॉलेशन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ अल्टरनेटर क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एनर्जी इफिशिएंट ट्रांसफार्मर क्या है, स्टार रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है, बेनिफिट्स ऑफ हायर एफिशिएंसी इन ट्रांसफार्मर क्या है, कैलकुलेट कॉस्ट सेविंग बाय बाइंग एन एनर्जी इफिशिएंट ट्रांसफार्मर क्या है। ओके ठीक है, ये हो गया, दैट इज़ द होल सिलेबस ऑफ योर ट्रांसफार्मर एंड अल्टरनेटर। आपको ये पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है बच्चों, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया होल सिलेबस के बारे में, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो मेनली आपको क्या क्या पढ़ना है मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना, एक तो ट्रांसफार्मर का पार्ट आ गया मेन जो है आपका, दूसरा पार्ट है डीसी जनरेटर होगा, अनदर पार्ट इज द ट्रांसफार्मर का पूरा पढ़ना है, फिर अल्टरनेटर है, नॉट जनरेटर, अल्टरनेटर, ठीक है। ट्रांसफार्मर पूरा और अल्टरनेटर पूरा आपको सिलेबस में दिया गया है, मतलब पूरा आपको ये कवर करना है। तो मेन जो पार्ट है आपको, एक तो ट्रांसफार्मर वाला पोर्शन है, पूरा बोल दिया गया पढ़ने के लिए, होल पूरा डिस्कशन, और अनदर पार्ट इज द अल्टरनेटर पार्ट। ओके, तो देर आर टू मशीन्स, बोथ आर एसी मशीन्स हियर, both are AC machines, this AC machines, alternating current machines. Okay, so both are AC machines, this is the alternating current, and transformer and alternator both are AC machines here, not DC machines आपको नहीं पढ़ना है, दोनों क्या पढ़ना है, AC machines का है। एक हो गया स्टैटिक मशीन है, अल्टरनेटर जो है वो रोटेटिंग मशीन है। ट्रांसफार्मर आप देखते हो बाहर में, वो ट्रांसफार्मर हम लोग घर में भी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, जैसे मोबाइल चार्जर हुआ, स्टेबलाइजर हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में छोटा छोटा जो ट्रांसफार्मर होता है वो सिंगल फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। बाहर में जो ट्रांसफार्मर देखते हैं वो 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और अल्टरनेटर जो होता है वो जनरेटिंग स्टेशन में यूटिलाइज करते हैं टू जनरेट द पावर, ठीक है। पावर को जनरेट करने के लिए हम लोग अल्टरनेटर को यूज करते हैं। ओके ठीक है, तो आज के सिलेबस में इतना ही बच्चों। ये सिलेबस को मैंने पूरा क्लियर बता दिया कि आपको पढ़ना आखिर क्या है। तो एक पार्ट पढ़ना था अल्टरनेटर ट्रांसफार्मर वाला पोर्शन, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा ऊपर में शायद मैग्नेटिक सर्किट बारे में डिस्कस किया गया है, जो कि पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन है यहाँ पे। फिर अल्टरनेटर, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर एंड अल्टरनेटर दोनों जगह मैग्नेटिक सर्किट का ही यूज किया जाता है। ओके, ट्रांसफार्मर चेंज करता है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज एट कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंसी पे। अल्टरनेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। तो ये था आपका सिलेबस बच्चों। ओके, थैंक यू। दिस इज योर सिलेबस पार्ट। ओके, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया सिलेबस को। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।